स्क्रोल नाम की एक वामपंथी वेबसाइट पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल नहीं, वो एक किताब का एक्सर्प्ट है। हार्टलैंड राइजिंग, द मेकिंग ऑफ मेजॉरिटेरियन इंडिया, जिसके लेखक है जावेद गया। कितना सुंदर नाम है, गया। एक जावेद और उसका नाम गया। जावेद आया या गया, ये वो वाला गया नहीं है। मेरा मानना है इनका नाम हमारी तीर्थ स्थल गया से पड़ा है। यही तो है हमारी गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती, जावेद गया। वाह, पहले तो दाद देनी पड़ेगी। जावेद गया साहब ने एक कमाल का कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने एक जुबान के गिरते स्टॉक को उसकी सुनियोजित मृत्यु अर्थात ऑर्गेनाइज्ड इरेजर के बराबर खड़ा कर दिया है। वाह भाई वाह। लेकिन चलिए पहले उनका अर्थ सुनिए तहजीब से, क्योंकि उनकी कुछ दावे वाकई वजनदार है। जावेद साहब, उर्दू बोल रही हूँ, गौर फरमाइए। जावेद साहब फरमाते हैं कि उर्दू एक निहायत ही खूबसूरत जुबान थी, जिसकी अदबी विरासत गजल, शायरी और तहजीब से लबोलब थी। उनका अर्ज है कि ये सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं थी। कायस्थ, खत्री और कश्मीरी पंडित भी इसी जुबान में गुफ्तगू करते थे, इसी में खत लिखते थे। ओहो हो, कश्मीरी पंडित अब उर्दू में किसको खत लिखेंगे कश्मीर में? अब कोई बचा ही नहीं है कश्मीर में। तो गया साहब का ये भी कहना है कि 1950 और 60 के दहाकों में यूपी की कांग्रेस हुकूमतों ने उर्दू मीडियम स्कूल्स की इमदाद रोक दी और हाई स्कूल के इम्तहानात में हिंदी को यकता जरिया तालीम बना दिया। मरहूम नेहरू खुद इस फैसले से परेशान थे। उन्होंने कहा था कि अगर उनके साथी इस बात पर मुत्तफिक नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब तारीखी हकायक हैं और इनसे इनकार करना नाइंसाफी होगी। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। सीधी बात में जावेद कह रहे हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं थी, हिंदू भी बोलते थे। फिर 1950 और 60 के दशक में यूपी सरकार ने उर्दू स्कूल्स बंद कर दिए, हिंदी थोपी और चाचा नेहरू चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। ये सच है, हम मानते हैं। तो यहाँ तक पूरा एहतराम। लेकिन अब बात आती है उस जगह जहां गया साहब का दामन थोड़ा ड्रामेबाजी की तरफ खिसक जाता है। जावेद साहब फरमाते हैं और स्क्रोल बड़े प्यार से छाप भी देता है। उनके अपने अल्फाज सुनिए। We do not appreciate sufficiently how systematically Urdu has been erased from daily life in North India. और फिर और आगे जाते हैं। The intent behind the emphasis on Hindi was clear. Erase Urdu to prejudice Muslims and attack the composite culture. Nothing else. और एक और, this insouciance for the preservation of minority culture is disturbing, since in most cases assimilation is tantamount to annihilation. यानी assimilation equals annihilation, मिलना जुलना equals मिट जाना। ठीक है गया साहब, सुन लेते हैं। तो ये जो लिबरल्स में अति लोकप्रिय शब्द है ना, annihilation, इसका मतलब होता है मिटाना, खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। अब जरा सोचो, क्या उर्दू मिट गई? भाई, उर्दू तो एक पूरे देश की राष्ट्रभाषा है, पाकिस्तान की ऑफिशियल जुबान है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो जुबान का एक नए मुल्क की पहचान बन जाना, उसे अनाइलेटेड कहना थोड़ा अजीब लगता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई कहे कि एक कंपनी बंद हो गई जबकि उसने दूसरे देश में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया हो और वहां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। और इंडिया में भूल गए क्या, उर्दू हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लिस्टेड 22 भाषाओं में से एक है। इससे ज्यादा उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा 5 राज्यों में मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो पहले से ही था, तेलंगाना में, दिल्ली में, बिहार में और यूपी में भी 1989 में वापस लाई गई है। ये एक ऐसी अनाइलेशन है जहां जुबान 5 राज्यों के सरकारी दफ्तरों में बैठी हुई समोसे खा रही है। और अगर अनाइलेशन समझना है तो कश्मीरी पंडितों से पूछिए, जिन्हें ना अपनी भाषा नसीब है, ना उसकी लिपि नसीब है और ना ही वो खत लिखकर गुफ्तगू कर पा रहे हैं। जावेद साहब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को उर्दू का फ्यूनरल नोटिस बताते हैं। हिंदी फर्स्ट, संस्कृत सेकंड और तीसरी लैंग्वेज में इंग्लिश या उर्दू, जिसमें उर्दू नेचुरली बैक सीट पे चली गई। वो इसे हिंदी संस्कृत लॉबी की साजिश समझते हैं और इंग्लिश को मजबूरी का चुनाव।
पर असली आइडिया कुछ और था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसीलिए बना था कि अल्पसंख्यक भाषाएं स्कूलिंग से गायब ना हो जाएं। लेकिन लोगों ने नौकरी के लिए इंग्लिश चुनी, जिसके चलते हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी सब भाषाओं को धक्का लगा। जावेद जी ने शोएब दानियाल को कोट किया, जो खुद लिखते हैं कि हिंदुस्तानी अपनी उर्दू वाली रूह के साथ आज भी नॉर्थ साउथ को जोड़ने में सूखी सरकारी हिंदी से ज्यादा काम आती है। अगर लता के नगमे, गुलजार के शेर, जावेद अख्तर की नज़में, नसीरुद्दीन शाह की अदाकारी उर्दू का सर्वनाश है, तो फिर उसका फलना फूलना क्या होता है? दिल दिमाग में परमानेंटली सेटल हो जाना हत्या नहीं, अमरत्व है। और अंत में एक गवाह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का पितामह कहा गया है। 19वीं सदी के इस महान लेखक, नाटककार और समाज सुधारक ने हिंदी को उठाया तो सिर्फ भाषा के लिए नहीं, उनका उद्देश्य था कि इस देश की जन भाषा को कोठे की महफिल से उठा के पाठशाला की कक्षा में ले जाया जाए। और उन्होंने उर्दू के बारे में क्या कहा? बड़े सीधे, बिना किसी लाग लपेट के तवायफों की जुबान। और सोचिए वो गजल, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, आई कहां से? कोठे से, मुजरे से, तवायफ की महफिल से। यही उर्दू का असली गहवारा था और हरीश चंद्र ने इसी बात पर उंगली रखी थी। और ये भी याद रहे कि शायरी से खुद मुसलमान उलेमा भी परेशान थे। इश्क के नगमे, तवायफ की अदा, कोठे की गजलें, ये उनके अपने मजहबी नजरिए से भी काबिले एतराज थे। तो जिस तहजीब को इतना पाक, इतना मजलूम बताया जा रहा है, वो अपने ही घर में मुतनाजा थी। लेकिन अब रोना धोना लगा हुआ है। जुबान गई, तहजीब गई, तमद्दुन गई, जुबान जिंदा है गया साहब। मोहब्बत बोलते वक्त, दिल तोड़ते वक्त, ख्याल रखते वक्त, वक्त बर्बाद करते वक्त और कलम से बेहुदा दलीलें लिखते वक्त हम सब रोज उर्दू सुनते हैं, बिना ये सोचे कि ये उर्दू है। पर हम हिंदी बोलते आए हैं और हिंदी बोलते रहेंगे। इसमें इतना विलापने की कोई जरूरत नहीं है। और अब आप बोलेंगे, विलापना क्यों बोला? अरे गया साहब, आप बोलिए उर्दू, आपको किसने रोका है?